गुड आफ्टरनून, बैठिए। प्राची, यस सर। प्राची का मतलब क्या है? सर प्राची का मतलब होता है सर पूर्व की दिशा, सर इसे सूर्य की किरण ही कहा सूर्य की किरण। बहुत अच्छा। आपका डिस्ट्रिक्ट विदिशा है। यस सर। पॉपुलेशन कितना है? सर विदिशा की पॉपुलेशन सर 14 लाख के लगभग। आजकल का वो 2011 सेंसस का? सर 2011 के सेंसस। अभी कितना होगा? सर अभी एग्जैक्ट डेटा नहीं। IMR कितना है? सर IMR है विदिशा का सर 44 के लगभग। ये अप टू डेट है वो पुराना है? सर ये नया है। अच्छा। MMR? सर MMR है सर 150 के लगभग। अच्छा, आपको फर्स्ट प्राइज मिला ऐसे कंपटीशन ऑन एग्रीकल्चर एंड इनोवेशन। यस सर। ये कब था? सर ये मेरे कॉलेज के टाइम पे है सर। सुनाइए, अभी भारत का एग्रीकल्चर का हालत क्या है? प्रोडक्टिविटी पर एकड़ हम दूसरे देशों से अच्छा है वो? सर दूसरे देशों की तुलना में सर हमारी प्रोडक्टिविटी कम है सर। कितनी कम है अंदाज़ा? सर अगर हम USA से और चाइना जैसे देशों से तुलना करें तो सर लगभग 2 गुना कम है सर। क्या कर सकता है? सर अगर प्रोडक्टिविटी के लिए हम बात करें कि किस तरह से सुधार सकते हैं तो सर पहला जो हमारे जो फ्रेगमेंटेड लैंड्स हैं सर उसके स्तर पर हमें कार्य करना होगा सर, जिससे सर हम इकोनॉमिक ऑफ द स्केल को बढ़ावा दे सकें। आज का अखबार सर पढ़ा है? यस सर। अच्छा, लिस्ट कर दीजिए 5 न्यूज़ आइटम्स आपके ख्याल से महत्वपूर्ण। सर फर्स्ट फ्रंट पेज में मैंने न्यूज़ पढ़ी थी, वो अरावली पर सुप्रीम कोर्ट ने नया पैनल बनाने की बात की है। सर दूसरा जो था सर जो हमारा IIP है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें सर ग्रोथ देखी गई है सर, वो था। सर तीसरा जो था सर वो रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर था, और जिस पे सर रशिया ने जो यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके घर पे अटैक करने की कोशिश की है सर, ये था। सर चौथा जो न्यूज़ मैं इम्पोर्टेंट देख पा रही हूँ सर उसमें मनरेगा से रिलेटेड आर्टिकल था, और सर एक था कि जो सर म्यांमार में चुनाव होने वाले हैं सर। चुनाव म्यांमार में एक फेज चुनाव हुआ है, उसके बारे में कुछ लोग कहा है? सर मैं समझ लोग ने वोट किया फर्स्ट फेज, तो वो कैसे था? सर मैंने जो आज न्यूज़ में पढ़ा था चुनाव के बारे में सर, मैं वो बता सकती हूँ सर। बताऊँ? बताइए। सर उसमें जो ये कंसर्न था कि ज़्यादातर जो पिछले चुनावों में जो पार्टियां थी सर, जैसे कि जो आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, और सर 2-3 जो पार्टियां थी जो अच्छा प्रदर्शन किया था उनको सर डीरजिस्टर कर दिया गया है, और जो वहाँ का यूनियन इलेक्शन कमीशन है सर उसका भी जो रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो उस पर ये आरोप है कि इसमें जो मिलिट्री लीडर जो जुंटा शासन कर रही है सर उसके फेवर में लोगों को बिठाया गया है। और सर US ने भी सर इस पर चिंता जताई है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं है। और सर एक माइग्रेशन का भी मुद्दा था कि बहुत से लोग म्यांमार में जो अस्थिरता है उसकी वजह से सर देश छोड़ के जा चुके हैं, तो वो उनकी बहुत कम आशंका है कि वो चुनाव में फिर से भाग लेने आएंगे। बहुत अच्छा, आगे चलिए। प्राची, Yes, आप sir. मध्य प्रदेश से हैं। Yes, sir. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क, Yes, sir. इनमें क्या अंतर है? और मध्य प्रदेश में कितनी सेंचुरी हैं और कितने पार्क हैं? Yes, sir. सर अगर हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 32 सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, और सर नेशनल पार्क की बात करें तो सर 11 नेशनल पार्क हैं। और सर अगर हम अंतर की बात करें कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या होता है, सर हम पहला अंतर देख सकते हैं ये जो संरक्षण की इनकी विधि होती है उसमें हम अंतर देख सकते हैं।
सर जो नेशनल पार्क होता है सर ये होल इकोसिस्टम अप्रोच लेकर चलता है, जो सारे इकोसिस्टम जो आसपास है पेड़ पौधे से लेके सर जो वनस्पति जंतु हैं सर उनके प्रोटेक्शन को। और सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो होती है सर वो एक स्पीशीज़ पर्टिकुलर स्पीशीज़ के संरक्षण के लिए भी बनाई जा सकती है। तो दूसरा अंतर जो देख सकता है सर रेगुलेशन के स्तर पर दिखाई देता है। नेशनल पार्क में जो रेगुलेशन होता है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तुलना में सर कठोर होता है, तो जहाँ कोर एरिया बफर एरिया इसमें सर जो आने जाने की गतिविधियाँ होती हैं वो प्रतिबंधित होती हैं सर। न्यू एजुकेशनल पॉलिसी केंद्र सरकार की, इसके प्रोज और कॉन्स बताइए। ये सर अगर हम प्रोज की बात करें तो सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर वो रटने से ज़्यादा सर सीखने पर और सर बेसिक न्यूमरेसी पे फोकस करती है। सर हम 10+2 की जगह 5+3+3+4 मॉडल लेकर आए हैं सर। इसके अलावा जो स्किल डेवलपमेंट और वोकेशनल ट्रेनिंग है सर उस पर NEP फोकस करती है। इसके अलावा सर हम जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट लेकर आए हैं उससे सर हम जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में सर अधिक लचीलापन हम लेकर आ रहे हैं। सर मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच लेकर आई है NEP सर वो सर इसके प्रोस में आते हैं। और सर जो हम R&D जो एजुकेशन पर खर्च है सर वो हमने 6% का आकांक्षी लक्ष्य रखा है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण है। और सर अगर हम चुनौतियों की बात करें तो सर पहली चुनौती तो सर फंडिंग के रिलेटेड ही है कि हमने लक्ष्य 6% का रखा है, लेकिन अभी भी सर हम 2 से 2.5% ही एजुकेशन पे खर्च कर पा रहे हैं। और सर एक चुनौती जो है वो सर सेंटर स्टेट के बीच सर विवाद के लेकर भी है सर, जो सहमति नहीं बन पा रही है सर। ओके, मेरा फाइनल क्वेश्चन है UCC अभी तक कितने स्टेट्स में लागू हुआ और उसकी डिजायरेबिलिटी और फीजिबिलिटी को आप कैसे देखते हैं? सर UCC की अगर हम बात करें तो सर पहले सर ये जो गोवा है सर उसको माना जाता है कि यहाँ UCC लागू है, और सर अभी उत्तराखंड ने भी सर UCC को लागू किया है। और सर इसकी जो आवश्यकता है सर वो एक जो हम कह सकते हैं सर पहला तो जो कानूनों में जो अलग अलग है सर सब जो पर्सनल लॉस हैं उनमें सर इजीनेस हम ला सकते हैं सर UCC के द्वारा। फिर दूसरा हम महिलाओं के स्तर पर सर UCC को देख सकते हैं, जो विवाह तलाक के अधिकार हैं जो विभिन्न धर्मों में अलग अलग हैं सर उनको सर हम एक करके जेंडर जस्टिस प्रोवाइड कर सकते हैं सर। और सर चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो सर जो आम सहमति बनाना सर जैसे कि सर आर्टिकल 25 और 21 के बीच सर ये एक संघर्ष के रूप में देखा जाता है। और सर कई जैसे हमारे जो देश के अल्पसंख्यक वर्ग ने सर इस पर चिंता जताई है, तो सर इस वजह से चुनौती है। थैंक यू। आपने ये जो नया शांति लॉ सुना है? शांति यस सर। क्या है शांति? किसका शांति के बारे में? सर अगर हम शांति की फुल फॉर्म की बात करें तो सर ये सस्टेनिंग हार्नेसिंग एटॉमिक एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ओके, तो क्या है इसमें मेन 2-3 पॉइंट्स? सर इसके अंतर्गत सर जो हमारा परमाणु ऊर्जा अधिनियम है 1962 का सर उसमें, और सर एक जो सिविल लायबिलिटी अधिनियम है 2010 का सर उसमें हमने चेंजेस किए हैं। सर इसमें पहला जो चेंज है सर जो हमारा न्यूक्लियर सेक्टर है उसमें सर हम 49% तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अलाउड कर रहे हैं सर। दूसरा जो है सर AERB जो बॉडी है जो रेगुलेट करती है सर उसको हमने वैधानिक दर्जा इसके द्वारा दिया गया है। ये जो न्यूक्लियर लायबिलिटी एक्ट 2010 उससे क्या फर्क लाया भाई? सर इसमें जो फ़र्क हम लेकर आए हैं सर जो सप्लायर हैं सर उसकी जो लायबिलिटी है सर उसको लेकर हम परिवर्तन लाए हैं सर, जिसमें सर पहले जो प्रोविज़न था कि अगर कोई भी न्यूक्लियर घटना होती है तो आपने इंटेंशनली या नॉन इंटेंशनली अगर होती है तो आपको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा सप्लायर को। हाँ सर, लेकिन अब सर हमने जो नॉन इंटेंशनली था सर उसको हटा दिया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट में बातें लिखी हुई हैं उसी के अनुसार आपको जुर्माना देना होगा।
और सर जो ऑपरेटर है उसके स्तर पर भी हमने परिवर्तन किया है कि सर पहले जो थी कोई ऊपरी सीमा नहीं थी कि अगर कोई घटना होती है तो ऑपरेटर कितनी लायबिलिटी देगा। सर अब हमने जो क्षतिपूर्ति है सर वो एक तो हमने सर जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितनी विद्युत उत्पादन कर रहा है उसके आधार पर सर उसको विभाजित किया है और सर एक ऊपरी सीमा लगा दी है सर 3000 करोड़ की सर। ठीक है, वेरी गुड। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, उसी में ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया वर्ड है, डू यू थिंक ये जो परमाणु और इसका इस टाइप का जो पावर प्लांट से इंडिया ट्रांसफॉर्म हो जाएगा? यस सर। कैसे? सर जो इंडिया को सर हम कह सकते हैं सर एक उभरता हुआ इमर्जिंग इकोनॉमी है सर और एनर्जी डिमांड सर हमारी भविष्य में भी बढ़ने ही वाली है सर। जैसे इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का कहना है कि 2040 तक भारत की जो ऊर्जा मांग है वो लगभग दोगुनी होने वाली है। तो सर दोगुनी? दैट्स ऑल? उससे भी ज्यादा होगा ना। दोगुनी से क्या होगा? इंडिया में इतना गरीब है, इतना अभी तक हम लोग इवन हर घर में पहुंचा भी नहीं इलेक्ट्रिसिटी, एंड पहुंच गया तो भी एक लाइट और एक एलईडी से तो कुछ नहीं होने वाला है। वी नीड ऑल, तो कई गुना ज्यादा होगा ना। लेकिन मेरे सवाल है कि इवन इफ ये टारगेट अचीव किया हम लोग, 100 कितना गीगावाट्स बोल रहे हैं अभी ये न्यूक्लियर का टारगेट? सर 2047 तक सर 100 गीगावाट। 100 गीगावाट। अभी कितना है सर? अभी लगभग सर 8 गीगावाट। 8 गीगावाट है। तो उस टाइम में 2047 में इंडिया का टोटल एनर्जी कितना होगा, प्रोडक्शन कितना होगा, अप्रोक्सीमेट टारगेट क्या होगा? सर टोटल एनर्जी का सर 500 गीगावाट तो सर हमें रिन्यूएबल एनर्जी से ही लाना है। हाँ, लाना है। यस सर। तो बाकी सब मिलकर 1000 तो हो गई। यस सर। अगर ये 100 आ गया तो 10% भी नहीं है। यस सर। तो कहाँ से ट्रांसफॉर्म होगा इंडिया? सर न्यूक्लियर के अलावा सर हम और जो हमारे नहीं, उसके नहीं ना, इस नियम क्लियरली बोल रहे फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सर दूसरा सर टेक्नोलॉजी के स्तर पर भी हम देख सकते हैं कि सर न्यूक्लियर जो एनर्जी के साथ साथ सर प्राइवेट टेक्नोलॉजी आएगी जो इस सेक्टर में सर, वो हम और दूसरे क्षेत्रों में भी सर प्रयोग कर सकते हैं। सर हमारा R&D का जो इकोसिस्टम है सर वो बेहतर होगा अगर हम बट न्यूक्लियर इज अ वेरी कॉस्टली अफेयर, वेरी रिस्की अफेयर। कभी भी एक एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब कभी भी माने, मतलब जब एक्सीडेंट होगा तो बहुत इसका नुकसान बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होगा, वाइड स्प्रेड भी होगा। इज इट नॉट? सर ये सर चुनौतियाँ तो सर हर चीज़ में होती हैं, लेकिन अगर हमने जो हमारा एक्ट लेकर आए हैं शांति बिल सर, उसमें हमने जो प्रोविज़न किए हैं वो इसको मिनिमम करते हैं सर। जैसे कि हमने जो न्यूक्लियर। ठीक है। प्राची, यस सर। आपको भजन सुनने में रुचि है। यस सर। ये कब आपकी रुचि इसमें जागी थी? सर ये रुचि सर मेरी बचपन से ही है सर। एक्चुअली सर मेरे दादाजी भी एक भजन गायक हैं, वो भजन गाते हैं, तो सर मैं बचपन से उनको देखती रहती थी। तो आपने गाना नहीं सीखा? सर गाना तो सीखा लेकिन उतना बेहतर मैं नहीं गा। अच्छा, और आपने फिर हिंदी साहित्य भी लिया है ना? नहीं सर। आपका ऑप्शनल क्या है? सर हिस्ट्री। हिस्ट्री, सॉरी। तो ये बताइए मुझे कि भजन और कीर्तन में क्या अंतर है? सर अगर हम भजन की बात करें तो सर हम भजन को और कीर्तन से अगर कंपेयर करें तो सर भजन को हम सर व्यक्तिगत स्तर पर देख सकते हैं और कीर्तन एक उसी का सर सामूहिक रूप होता है। और सर भजन में जो हम भजन गाते हैं वो सर एक शांत स्वर में होता है सर, और जो कीर्तन है सर वो उत्साह के लिए गाई जाती है सामूहिक रूप से सर, और भजन में जो है सर शांति प्रभा को महत्व दिया जाता है। एक कीर्तन का उदाहरण दे दीजिए तो मुझे, और एक भजन जो आपने अंतर बताया वो जिसको स्थापित करता हुआ। सर जैसे हम भजन की बात करें तो हम कह सकते हैं जो मीराबाई का भजन है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न को। और सर अगर हम कीर्तन की बात करें तो इसमें सर एक धुन में सर सीताराम सीताराम, सर ये कीर्तन हो सकती है। तो कीर्तन में जाप होता है? सर एक तरह का जाप भी होता है सर, और इसमें सर दोहराव की किसी का मंत्रोच्चार भी होता है कीर्तन में? यस सर। तो सामूहिक मंत्रोच्चार जरूरी है कीर्तन के लिए? सर ये कीर्तन भी सर कई प्रकार की होती है सर, एक जो सामूहिक मंत्रोच्चार की भी हो सकती है, या फिर सर ये सामूहिक गायन की भी कीर्तन हो सकती है। हमारे यहाँ जो होती है गांव में सर। गीत और भजन में क्या अंतर, या दोनों सेम? सर सॉन्ग्स। गीत सर जो सॉन्ग्स होते हैं सर ये हम मान सकते हैं मेनली सर ये बाहरी दुनिया के लिए, या सर हम जो हमारे लव वंस हैं सर उनके लिए गाते हैं। भक्ति गीत को अगर हम भजन कहें तो क्या वो तकनीकी रूप से सही है? यस सर, भक्ति गीत को सर हम भजन कह सकते हैं।
और जब सब मिल के उस भजन को गाएंगे तो उसको कीर्तन कह सकते हैं। यस सर, उसको कीर्तन कह सकते हैं। भजन सम्राट किसे कहा जाता है? सर एग्जैक्टली। भजन सम्राज्ञी किसे कहा जाता है? सर लता मंगेशकर। ना, वो तो भारत कोकिला है। सर शायद गेस कर सकते हैं। वो गेस करिए। सर अनुराधा पौडवाल। हाँ, भजन सम्राट अनूप जलोटा। आपने सुना है कि अनूप जलोटा या अनुराधा पौडवाल का कोई भजन? यस सर। कौन है आपका प्रिय भजन? मन मेरा मंदिर आंखें दिया। गांधी जी का एक भजन बहुत प्रिय था, उनके दिल के काफी करीब था। कौन था भजन? यस सर, वैष्णव जन तो तैने कहिए पीर पर आई जाने रे। और इसके अलावा एक और? रघुपति राघव राजा राम। तो ये जो रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ये भजन को गाने में कुछ समाज के वर्गों को कुछ आपत्ति है। यस। आपको क्या लगता है, ये जायज है आपत्ति? सर हमें जो गांधी जी की सर भावनात्मक और आध्यात्मिकता पर फोकस करना चाहिए। सर उनका जो मतलब है उस भजन से सर, वो एक आध्यात्मिक पुरुष की बात करते हैं सर। जैसे हम कबीर जी की बात करते हैं सर, उन्होंने अपने जो ज़्यादातर दोहे लिखे सर, उनमें राम को संदर्भित किया है। लेकिन सर वहाँ राम का मर्म जो उनके लिए है सर, वो एक व्यक्ति से के अलावा सर एक आदर्श और सोच के रूप में ज़्यादा है सर। इसलिए सर मुझे आपत्ति नहीं है। आपको आपत्ति नहीं है, ठीक है। एक अंतिम प्रश्न, आप इतिहास की छात्र हैं और अगर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू की जगह सरदार पटेल होते तो स्वतंत्र भारत के इतिहास में क्या अंतर आपको लगता है हो सकता था? सर एग्जैक्टली मैं तो ये मानती हूँ कि जो नेहरू जी और पटेल जी की जो विचार थे वो लगभग भारत के विकास को लेकर समान ही थे। लेकिन सर अगर कुछ अंतर की बात करें तो जो प्रिंसली स्टेट थे उनके प्रति नीतियों में अंतर दिखाई देता है सर। और सर मेनली सर जो कश्मीर मुद्दे पर सर जो नेहरू जी की जो नीति थी सर, उससे पटेल जी की नीति थोड़ी अलग दिखाई देती है। क्या थी अलग? कश्मीर को अगर दो वाक्य में आपको उस अंतर को हम लोग के समक्ष रखना है तो? सर जो यूएन में कश्मीर मुद्दे को लेकर गए थे हम सर, पटेल जी की नीति इस पर विपरीत थी कि हम यूएन में कश्मीर मुद्दा न ले जाके द्विपक्षीय रूप से इस मुद्दे को सुलझाते सर। इस अंदर ठीक। अभी फॉर्मल पार्ट कर चुका है, हम आपको अभी बुलाएंगे इनफॉर्मल पार्ट के लिए। ओके सर, थैंक यू सर।